वेलकम बच्चों, वेलकम टू मेक इट इजी। मेक इट इजी में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो आज बेटा हम कुछ समझने वाले हैं इंडस्ट्री के बारे में कि इंडस्ट्री को हमारे इंजीनियर्स किस तरीके के चाहिए। ठीक है, तो आपको पता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जॉब बहुत कम होती जा रही हैं। तो हम आज एक इस प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाहेंगे कि इंडस्ट्री को एक्चुअली में चाहिए क्या, है ना। तो जैसे कि आप देख रहे हो पीपीटी में साफ साफ यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा ओपन कर देता हूँ। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो, हाउ कैन ए मैकेनिकल इंजीनियर बिकम इंडस्ट्री रेडी, है ना। तो मैकेनिकल इंजीनियर को हम इंडस्ट्री रेडी किस तरीके से बना सकते हैं, ये हमें आज समझना है ना। क्योंकि भाई प्रॉब्लम तो है, प्रॉब्लम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबको पता है कि हाँ, इंडस्ट्री जो है ये कह रही है कि हमारे पास अच्छे इंजीनियर्स नहीं आ रहे हैं। तो हमने कुछ एनालिसिस किया है, समझा है कि एक्चुअली में जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है ना। तो हमें पहले उस प्रॉब्लम को एड्रेस करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और फिर उसके बाद हम उसका सल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो यही मेक इट इजी की कोशिश है कि आपको इतना हम स्किलफुल बना दें कि आप आराम से कहीं भी जॉब कर सकें। ठीक है, तो इस तरीके के स्टेटमेंट जो इंडस्ट्री आजकल दे रही हैं कि आपके इंजीनियर्स जो हैं दे आर नॉट एम्प्लॉयबल, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। तो अभी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये हमें जो भी मिथ चल रहा है या जो भी अगर ऐसा हो भी रहा है तो इसको हमें तोड़ना है ना। तो इसीलिए मेक इट इजी आपके लिए इस स्किल्स को एनहांस करने के नए नए तरीके बता रहा है, जिससे हम एक इंजीनियर को तैयार कर सकते हैं एक परफेक्ट जॉब के लिए। ठीक है बच्चे, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चलिए तो देखो, सबसे पहले हमें समझना है कि भाई हमारे यहां जॉब का सिनेरियो क्या है एक फ्रेश इंजीनियर के लिए। ठीक है, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इंजीनियर्स तो सभी इंजीनियर्स हैं, लेकिन आई विल बी फोकसिंग ऑन द मैकेनिकल इंजीनियरिंग ओनली। ठीक है, तो मैं मैकेनिकल इंजीनियर्स पर ज्यादा फोकस करूंगा क्योंकि आवर प्लेटफॉर्म इज मेनली फॉर द मैकेनिकल इंजीनियर्स, दैट्स व्हाई आई विल बी फोकसिंग ऑन द मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम आ रही है तो उसको जॉब सिनेरियो समझते हैं, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपका जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है इज कटिंग द प्रोडक्शन। ठीक है, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन ने अपना और ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है उसने अपना जो प्रोडक्शन है वो कट कर दिया है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, जब प्रोडक्शन आप कट करोगे, कम करोगे, तो आपका जो है आपके जो रिक्रूटमेंट है वो भी कम हो जाएगा, है ना। ठीक है, मार्केट जा रहे हो आप? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। ठीक है बच्चे, जब आपकी जो प्रोडक्शन कम हो जाएगी, जब प्रोडक्शन आपका कम हो जाएगा तो क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है हमें बंदे कम चाहिए होंगे, हमें जो इंजीनियर्स होंगे वो कम चाहिए होंगे, है ना। तो इस वजह से जॉब्स आर वेरी लेस इन द ऑटोमोबाइल सेक्टर। ठीक है, क्योंकि वो प्रोडक्शन कट कर रहे हैं, है ना। तो नेक्स्ट है हमारा, ऑलमोस्ट 58% इंजीनियर्स डिड नॉट गेट जॉब आफ्टर इंजीनियरिंग इन 2018-19। ठीक है, आफ्टर इंजीनियरिंग 58% को जॉब नहीं मिली। सॉरी, तो 58% को जब जॉब नहीं मिली है तो ऑब्वियस सी बात है, आप खुद ही देख रहे हो कि कितना अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा होगा, है ना। और ये मैं बात कर रहा हूं, थोड़ा पुराना डेटा है,
ठीक है, नया डेटा नहीं है। नया डेटा ऑब्वियस सी बात है क्योंकि कोविड-19 आ गया था। आफ्टर कोविड-19 सॉरी, जॉब मार्केट फॉर इंजीनियर्स कुड बी वर्स्ट, है ना, ऑब्वियस सी बात है। इसके बाद जो कोविड-19 आया उसके बाद ऑब्वियस सी बात है इसको कमी होना था, जॉब्स, कितने लोगों की जॉब्स चली गई, है ना। तो ये जो है, ये जो आंकड़ा है, ये और भी वर्स्ट होने जा रहा है ना, ये और भी वर्स्ट होने जा रहा है। और अभी मैं आपको एक चीज क्लैरिफाई कर दूं कि ऐसा नहीं है कि ऐसा 58% हो रहा है या इससे मतलब और भी ज्यादा हो रहा है कि मतलब आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो आप डिस्करेज नहीं होना है। अभी पूरा हम इसके लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे और आपको एक प्रॉपर गाइडेंस देंगे, है ना। तो डिस्करेज नहीं होना है, कितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ भी आ रहा है, उसको हमें फेस करना है ना, और अच्छी जॉब हमें पानी है, ठीक है। चलिए, तो कोविड-19 की वजह से ये आंकड़ा और भी ज्यादा भयावह हो सकता है, वो आप समझ ही रहे होंगे, ठीक है। और आप किसी भी अखबार में देखोगे तो सबसे पहले ये आंकड़ा आता है, क्या आता है, ऑलमोस्ट 80% ऑफ फ्रेश इंजीनियर्स, इंडियन इंजीनियर्स आर अनएम्प्लॉयबल, कि भाई ये जो इंजीनियर्स हैं, मतलब भाई कि क्या है, ये जॉब करने लायक ही नहीं है। जॉब, अनएम्प्लॉयमेंट अलग चीज है, जॉब करने लायक ही नहीं है, इन्हें जॉब मिलनी ही नहीं चाहिए। तो आप ये देखिए कि ये कितने डरावने नंबर्स हैं, है ना। दे आर रियली रियली डेंजरस, और स्पेशली फॉर द यूथ इट इज वेरी डेंजरस। मतलब अपने यूथ के लिए ये बहुत ज्यादा डेंजरस है ना। तो ये आंकड़े मैं आपको दिखा रहा हूं, बिल्कुल डिस्करेज नहीं हो रहा है, बार बार मैं आपसे कह रहा हूं, हम प्रॉपर इसकी प्लानिंग करेंगे और डेफिनेटली हम इसको जो है किसी तरीके से हटाएंगे, इस चीजों को कम करने की कोशिश करेंगे, एटलीस्ट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। चलिए, तो ये आंकड़े आपने देख लिए। अब देखिए कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ आप आइडिया देख लीजिए कि कितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। अराउंड 3500 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन इंडिया, इंडिया में जो 3500, और इसमें कितने इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स निकलते हैं हर साल, 15.87 lakhs। यू कैन इमेजिन हाउ बिग दिस नंबर इज, है ना। तो ये नंबर कितना बिग है आप इमेजिन कर सकते हैं, वो भी एवरी ईयर इतने स्टूडेंट जो हैं निकलते हैं, है ना। सारे हैं ये, ऐसा नहीं है मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, ये सारे इंजीनियर्स हैं, इतने ज्यादा इंजीनियर हम जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। और अब क्या हालात हो गए हैं, हालात ये हो गए हैं कि अराउंड 1000 कॉलेजेस हैव बीन क्लोज ड्यू टू लैक ऑफ एडमिशन। आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा है, सीटें खाली रह रही हैं, आपने कई बार अखबारों में देखा होगा, सीटें खाली रह रही हैं और उसको हम भर पाने में पूरी तरीके से असमर्थ हैं, क्योंकि आपका इंटरेस्ट अब नहीं हो रहा है। मतलब पेरेंट्स भी ये समझ रहे हैं कि अब इंजीनियरिंग से कुछ नहीं होने वाला है, बच्चे भी ये सोच रहे हैं कि अब इंजीनियरिंग से कुछ नहीं होने वाला है, सो दे आर मूविंग टूवर्ड्स द नॉन टेक, है ना। तो ये चीज आप खुद ही ऑब्जर्व भी कर रहे होगे, है ना, नो नीडलेस टू एक्सप्लेन एनीथिंग, आप सब समझ रहे होगे, आप बिल्कुल सोशल मीडिया पर रहते हो तो आपको ये सब चीजें बिल्कुल क्लियरली पता होंगी। अब ये और भी खतरनाक चीज है, देखो 60 to 90, मतलब अलग अलग है, ये पूरी रेंज मैंने बताई है, 60 to 94% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयबल। ये सब अलग अलग जो एजेंसीज हैं जो सर्वे करती हैं उन्हीं के आंकड़े हैं, पहले 80% था और ये मतलब जो जा रहा है 60, कुछ लोग 60 बोल रहे हैं कि 60% है ये मतलब अनएम्प्लॉयबल है, और कुछ लोग बोल रहे हैं 94% जो इंजीनियर्स हैं दे आर अनएम्प्लॉयबल। तो आप ये समझ सकते हैं सीवियरिटी ऑफ द सिचुएशन, हाउ सीवियर दीज थिंग्स आर, ठीक है। तो अब आप चीजें समझ रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो इसको हमें किसी तरीके से तोड़ना है, इसको हमें किसी तरीके से हटाना है, और किसी तरीके से इसको हमें पूरी तरीके से हमें ये सब
जो भी चीजें यहाँ पर ये आंकड़े आ रहे हैं, इन सब को हमें झूठा बनाना है ना। इन आंकड़ों को झूठा बनाना है, क्योंकि हम जब इंजीनियर्स हैं तो अपनी स्किल क्यों नहीं डेवलप कर सकते? कैसे कोई इंडस्ट्री इस तरीके से कह सकती है कि हाँ भाई ये दे आर नॉट एम्प्लॉयबल और ऐसे है वैसे है? ऐसा नहीं है। अब अगर हम चाहें तो हम स्किल डेवलप कर सकते हैं, तो उसी पर हम लोग अब काम करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए, क्वालिटी ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इज इन क्वेश्चन। ऑब्वियस सी बात है, जो मैं बात कर रहा हूं भाई, अब जो बात आ गई है, एक आप पर एक क्वेश्चन मार्क लग गया है, एक आप पर प्रश्न चिन्ह जो है लग गया है। ठीक है, तो ये सब तो प्रॉब्लम्स हैं, तो बिल्कुल भी डिस्करेज नहीं होना है आप सबको, है ना। तो अभी इसके सॉल्यूशन के बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने पूरा आपको सिनेरियो समझा दिया कि कैसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस का सिनेरियो है, कैसे हमारी प्रेजेंट जॉब का सिनेरियो है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब भाई प्रॉब्लम कहाँ है ये तो पता चले कि सर, अब प्रॉब्लम तो बताइए। आप इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स आपने हमारे लिए दे दिए हैं, तो वी आर हैविंग ऑल द राइट टू नो वेयर इज द प्रॉब्लम, कि भैया प्रॉब्लम कहाँ है ये तो हमें पता चले किसी तरीके से। तो वो प्रॉब्लम है जो हमने अपने एनालिसिस से देखी है कि क्या है, फ्रेश इंजीनियर्स आर नॉट इंडस्ट्री रेडी। भाई इंडस्ट्री के लिए वो बिल्कुल रेडी नहीं होते, उन्हें नहीं पता कि इंडस्ट्री में हमें क्या काम करना है, कैसे काम करना है, क्या है, मतलब उनको कोई आइडिया नहीं है, मतलब दे आर नॉट रेडी फॉर द इंडस्ट्री, है ना। तो ये सब जो पता चला है हमें, इंडस्ट्री से पता चला है। इंडस्ट्री जो अलग अलग एचआरस हैं, उनके इंटरव्यूज से हमें पता चला है कि वो ऐसा सोचते हैं। इंजीनियर्स को जब भी वो रिक्रूट करने जाते हैं तो वो ऐसा सोचते हैं इंडियन इंजीनियर्स के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, दे हैव पुअर और ऑर्डिनरी सेंस ऑफ एनालिसिस। मतलब उनका जो सेंस ऑफ एनालिसिस है वो भी बहुत ऑर्डिनरी है या फिर पुअर है ना। तो ऐसा वो लोग बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब क्योंकि हमें प्रॉब्लम पहले फाइंड आउट करनी है, फिर उसके बाद उसका सोल्यूशन भी हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है पुअर कम्युनिकेशन एंड टीम स्किल। देखो कम्युनिकेशन स्किल पर भी ध्यान देना है। जो कम्युनिकेशन, आपको किसी भी लैंग्वेज हो, मतलब वेदर इट इज इन इंग्लिश और हिंदी, इट डजंट मैटर, ये मैटर नहीं करता है किसी भी तरीके से। आपको बस एक अच्छा कम्युनिकेटर होना चाहिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल, हमारे नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अच्छी हैं, वो एक बात को बड़े अच्छे से बोलते हैं, है ना। और भी बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स हैं, वो बहुत अच्छी तरह कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, हिंदी में करते हैं पर बहुत अच्छी तरह करते हैं। तो वो कम्युनिकेशन आपके अंदर जरूर होनी चाहिए। हालांकि आप इंजीनियर हो तो इंग्लिश इज रिक्वायर्ड, है ना। तो इंग्लिश आपको उतनी आनी चाहिए कि सामने वाला आपकी बात को अच्छे से समझ जाए, है ना। ठीक है, और टीम स्किल्स की भी उनको कमी लगती है। टीम स्किल्स की भी कमी लगती है कि भाई वो टीम में काम नहीं कर पाते, एज ए लीडर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, और टीम में वो बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। ऐसे जो फीडबैक वहां पर आते हैं, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है ना। नेक्स्ट है लैक ऑफ प्रैक्टिकल टेक्निकल नॉलेज। मतलब आपको पता है कि ये प्रोसेस ऐसे होता है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको पता नहीं है ना। मैं यहां पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ही बात कर रहा हूं। अब जैसे कोई प्रोसेस है, टर्निंग का प्रोसेस है, आपने टर्निंग देखी ही नहीं है प्रैक्टिकली, आपको ये नहीं पता चल रहा है कि कैसे हो रहा है। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये चीजें पता नहीं है तो फिर डिफिकल्टी आती है ना। तो इस चीज को समझना है। तो ये भी वो बताते हैं कि अब हमारे इंजीनियर्स के अंदर क्या है, लैक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज। ठीक है, नेक्स्ट है नो क्वालिटीज टू compete एट ग्लोबल लेवल। मतलब ग्लोबल लेवल पर अगर मैं अगर 4th ईयर का स्टूडेंट हूं, ठीक है, तो अगर मैं किसी बाहर की यूनिवर्सिटी के 4th ईयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट से अपने आप को कंपेयर करूंगा, तो मैं क्या उसके साथ कंपीट कर सकता हूं?
ये आपको सोचना पड़ेगा। देखो आखिर में आपको सब जगह से compete करना है, ऐसा नहीं है यहीं compete करना है। और इनफैक्ट यहाँ तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, लेकिन आपको ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट करना है। आपको ऐसा बनना है कि हाँ मैं उस स्टूडेंट के बराबर हूं या उससे अच्छा हूं, है ना। तो इस तरीके से आपको अच्छा अपने आप को बनाना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा करने में समर्थ हो जाएंगे, अगर ये पॉसिबल हो जाएगा, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, तो अब हम प्रॉब्लम समझ गए, प्रॉब्लम हमें पूरी तरीके से पता चल गई कि ये प्रॉब्लम है। तो ये बहुत एनालिसिस के बाद ये सारी चीजें जो है निकल कर आई हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब भाई एक इंजीनियर से जो इंडस्ट्री है क्या एक्सपेक्ट करती है, ये हमें पता होना चाहिए। भाई क्या एक्सपेक्ट करती है? सबसे पहले एन इंजीनियर शुड बी प्रेजेंटेबल। भाई एक इंजीनियर प्रेजेंटेबल होना चाहिए, बिल्कुल प्रेजेंटेबल होना चाहिए। अब कोई भी बात अगर आप अपनी रखना चाह रहे हो इन द मीटिंग, या फिर आप कहीं परचेज में हो, प्रोडक्शन में हो, किसी को भी अगर अपनी कोई बात समझा पा रहे हो, यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल। अगर आप प्रेजेंटेबल नहीं होंगे तो आप किसी को कैसे बात समझा पाएंगे? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा है आपका हिज और हर एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज टीम शुड बी गुड। अपनी टीम के साथ अच्छा आपका व्यवहार होना चाहिए, अच्छा आप उनको मोटिवेट करने वाले होने चाहिए। तो ये सारी स्किल्स आपको डेवलप करनी पड़ेंगी अपने अंदर, है ना। एज ए लीडर आपको इवॉल्व होना पड़ेगा। अगर आप एज ए लीडर इवॉल्व नहीं होंगे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन द इंडस्ट्री, है ना। आपको इंडस्ट्री में सर्वाइव करने में बहुत मुश्किल हो जाएगी, है ना। तो नेक्स्ट है आपका ही और शी शुड बी डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। और इन द इनिशियल स्टेज व्हेन यू आर ए जीईटी ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी, है ना, आपको बहुत डिसिप्लिन रहना है। शुरू के 3-4 साल यू शुड बी वेरी डिसिप्लिन्ड। हर काम टाइम पे आपको करना है ना, हर चीज आपको अच्छे से करनी है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, है ना। तो इन चीज को बिल्कुल ध्यान रखें। ये जितने भी पॉइंट्स मैं अभी आपको बता रहा हूं, ये पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है व्हेनेवर यू आर टारगेटिंग योर ड्रीम कंपनीज, है ना। आप जब भी अपनी कोई ड्रीम कंपनी टारगेट कर रहे हैं, तब आपको इन चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट हम समझते हैं ही शुड बी ए गुड लर्नर। द गुड लर्नर बहुत जरूरी है, और यही एबिलिटीज वो लोग चेक करते हैं। हमने जब एचआर लोगों से बात करी तो उन्होंने हमें ये चीज बताई कि हम देखते हैं कि ऐसा नहीं कि सुपर इंटेलिजेंट बंदा चाहिए हमें, ऐसा नहीं है। हम ये देखते हैं कि वो लर्न करने की एबिलिटी रखता है, उसको नई नई चीजें सीखने का मन है, ऐसे बंदे को हम सेलेक्ट करते हैं, है ना। तो एबिलिटी टू लर्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो गुड लर्नर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ही शुड बी हैविंग क्लियर स्पीच। आपकी जो स्पीच है, जो आप बोल रहे हो, वो आपकी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, और आपका ही शुड बी मोर स्पेसिफिक अबाउट हर हिज और हर क्वालिटीज। जो भी उसकी क्वालिटीज हैं उस पर वो जो है स्पेसिफिक होना चाहिए। उसको पता है कि हाँ मेरी ये वीकनेस है, मेरी ये क्वालिटी है, तो वो उसके लिए स्पेसिफिक होना चाहिए। ठीक है, तो अब आप समझ में आ गई है, प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई है, और इंडस्ट्री आपसे क्या चाहती है वो भी आपको अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब पहले हम समझ लेते हैं कि किसी भी कंपनी का वेदर इट इज ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस, ठीक है, ये समवॉट सेम रहता है। थोड़ा बहुत एक आध चीजें ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन जो ये प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, ये बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, तो इन चीजों को पूरा प्रोसेस हमें समझना पड़ेगा, और उसी हिसाब से हमें अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। और मेक इट इजी आपके लिए, इस चीज के लिए बिल्कुल ये है कि आपको करवाना ही है ना। कहते नहीं है हिंदी में कि प्रतिबद्ध है, कि हम लोग पूरी तरीके से, आप डेडिकेटेडली लग रहे हैं इस पर कि आपको इस तरीके से रेडी किया जाए, है ना, ताकि आप जो है किसी भी जॉब इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करें, है ना। तो हम लोगों का पूरा
प्रयास है, अगर आप लोगों का सहयोग रहेगा तो हम रियली अपना जो भी हमारा टारगेट है उसको हम अचीव करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस पर अगर हम नजर डालें तो सबसे पहले हमारा एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जिसके अंदर आपका टेक्निकल एप्टीट्यूड भी आएगा और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड भी आएगा। ऑब्वियस सी बात है ना। ठीक है, तो एक आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, फिर उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन भी होता है। कुछ कंपनीज इसको कराती हैं, कुछ कंपनीज नहीं कराती, डायरेक्ट आपके टेक्निकल इंटरव्यू की तरफ बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो ग्रुप डिस्कशन होता है। तो ग्रुप डिस्कशन आपको पता ही है किस तरीके से होता है, कुछ आगे हम समझेंगे भी कि इसमें हमें क्या करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टेक्निकल इंटरव्यू, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। टेक्निकल इंटरव्यू में आपको कोर टेक्निकल आपसे पूछा जाएगा, सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी, भाई ये क्या है, कैसे है, ये प्रोसेस क्या होता है, सब जो भी आप पढ़ रहे हो आपके बेसिक जो है क्लियर रहेंगे तो आप बड़े आराम से इसको निकाल लोगे और बड़े आराम से इस इंटरव्यू में आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। और आपको मेक इट इजी ये चीज प्रोवाइड करा रहा है सर ने, जितना भी आपको पढ़ाया है दैट इज सफिशिएंट फॉर एनी इंटरव्यू। ठीक है, आपके बेसिक क्लियर होंगे तो आप बड़े आराम से इसको कर लोगे। ठीक है, एचआर इंटरव्यू में कुछ नहीं होता है, आपका सिंपल फॉर्मेलिटी टाइप ही होती है, ये सिंपल आपका एटीट्यूड देखा जाता है, आप किस तरीके से प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात करते हैं। ठीक है, तो सिंपल होता है, अगर कोई ब्लंडर ना करो आप तो मुझे नहीं लगता ये कोई एलिमिनेशन राउंड है, इसमें तो आप आराम से जो है कर लेंगे। ठीक है, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन और आपका एटीट्यूड, प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये सब जो है इस इंटरव्यू में, इसमें जो एचआर इंटरव्यू है इसमें चेक होता है। ठीक है, तो ये आपका ऑन कैंपस ऑफ कैंपस दोनों का जो मेथड है दैट इज समवॉट सिमिलर, है ना। ठीक है, चलिए, तो आप समझ गए। तो इस तरीके से ऑलमोस्ट सभी कंपनियां ये चीज फॉलो करती हैं, ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है फॉलो करती हैं। ठीक है, चलिए अब समझते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट में हमें क्या क्या होता है, मैंने मतलब क्या क्या मिलता है एप्टीट्यूड टेस्ट में। अगर हम एप्टीट्यूड टेस्ट देने जाते हैं तो हमें क्या क्या उसमें करना पड़ेगा, क्या क्या सेक्शंस होंगे हमारे। तो उसमें क्या होगा, आपका सबसे पहले टेक्निकल एप्टीट्यूड होगा, जो आपका कोर, जो भी आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग है वो होगा, और उसमें आपका प्रैक्टिकल, ठीक है, आपका जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो प्रैक्टिकल चीजों पर भी आपको ध्यान देना है, ऐसा नहीं है कि खाली बस रट के चले गए, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, दूसरा है आपका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। हर चीज आपको पता होनी चाहिए कि भाई आपके नंबर्स हैं, ये कितने परसेंट क्या है, ये सब सिंपल आपको पता ही। एप्टीट्यूड टेस्ट जो होते हैं मैथमेटिकल वो आपको सभी को पता होगा, आप फेमिलियर हैं इन चीज़ों से। ठीक है, तो इसमें आपको क्या पता करना है, फील फॉर नंबर्स, है ना। आपको नंबर्स के साथ खेलना आना चाहिए, है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं एनालिटिकल एप्टीट्यूड। सेंस ऑफ एनालिसिस इसमें देखा जाएगा आपको कि आपके अंदर कितनी एनालिटिकल एबिलिटी है। कोई आपको प्रॉब्लम दी गई है, आपको आप उसको किस तरीके से टैकल कर रहे हो, आप उसको किस तरीके से एनालिसिस कर रहे हो, तो ये भी आपको दिया जाएगा। ये कैसे टेस्ट होता है, इसमें जब आपको पजल्स दी जाती हैं ना बच्चे, पजल्स दी जाती हैं, वो पजल्स आप स्टेप बाय स्टेप जब सॉल्व करते हो तो उससे आपकी एनालिटिकल स्किल जो है चेक होती है ना। पजल्स से आपकी एनालिटिकल स्किल चेक होती है। तो अगर आप पजल्स अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हो दैट मींस योर एनालिटिकल स्किल इज वेरी गुड। ठीक है, तो इस चीज से ये सब इसीलिए होता है, तो समझ रहे हैं आप। नेक्स्ट है आपका इंग्लिश लैंग्वेज। भाई इंग्लिश लैंग्वेज आपका रिटन कम्युनिकेशन, देखो आपको पता है आप जब भी किसी कंपनी में जाओगे आपका रिटन कम्युनिकेशन काफी हद तक सही होना चाहिए, क्योंकि आपको ईमेल टाइप करने हैं, आपको कम्युनिकेट करना है दूसरे से, है ना, सामने वाले से आपको कम्युनिकेट करना है, यू हैव टू इंटरेक्ट, है ना। तो उसके लिए जो आपका रिटन कम्युनिकेशन है, आपका ओरल तो होगा ही होगा, ठीक है, ओरल तो चलो ठीक है, फिर भी अगर 70-80% चल जाएगा, लेकिन रिटन कम्युनिकेशन शुड बी वेरी गुड। ठीक है, तो इसके लिए आपका जो एप्टीट्यूड में वो ग्रामर वगैरह ये सब सारी चीजें आपके जो है चेक कर लेते हैं। ठीक है बच्चे, समझ में आए आपको ये बात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एप्टीट्यूड क्लियर हुआ, नेक्स्ट चलते हैं अब हम
ग्रुप डिस्कशन की तरफ। अब ग्रुप डिस्कशन में हमें समझना है कि हम कैसे एक ग्रुप डिस्कशन को अच्छे से कर सकते हैं, क्या क्या हमें क्वालिटीज चाहिए होंगी। सबसे पहला हमें कम्युनिकेशन स्किल्स पर ध्यान देना पड़ेगा। देखो, अगर आप इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर रहे हो तो आप क्या करोगे, अच्छे से इंग्लिश में कम्युनिकेट करोगे चीजों को। अगर जो भी आप बात रख रहे हो अच्छे से वहां रखोगे, है ना। दूसरा है आपका टीम स्किल्स। ये नहीं है कि आप बिल्कुल डिसएग्री हो रहे हैं, नहीं मैं तो ऐसे ही बोलूंगा, तो वो डिबेट में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। वी आर नॉट हेयर फॉर द डिबेट, वी आर हेयर फॉर द डिस्कशन। तो जब हम डिस्कशन के लिए हैं तो हम डिस्कशन की बात करेंगे, है ना। तो डिस्कशन का एक कंक्लूजन भी निकलता है। तो एक टीम स्किल, अगर आप एक अच्छे कंक्लूजन निकाल पाओगे, लीड करोगे चीजों को, तो वो आपकी कौन सी स्किल को दर्शाएगा, टीम स्किल को दर्शाएगा। कौन सी स्किल को दर्शाएगा, टीम स्किल को दर्शाएगा। बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम में भी जीडी कंडक्ट होती है, आपको पता ही होगा, है ना। बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम हैं जो आफ्टर योर रिटन टेस्ट दे विल बी कंडक्टिंग द ग्रुप डिस्कशन राउंड, है ना। तो ग्रुप डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इन चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। तो ये चीजें आपकी अच्छी हैं। तो और सबसे अच्छी चीज आपकी क्या है भाई, नॉलेज बेस। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप का नॉलेज बेस अच्छा नहीं है तो यू कैन नॉट कम्युनिकेट। जब उस चीज के बारे में आपको ठीक से पता ही नहीं है तो हाउ कैन यू कम्युनिकेट, है ना। जैसे जीडी का कोई टॉपिक हमें मिलता है, तो भाई जब वो चीज मुझे पता ही नहीं है कि यार ये क्या है ना। किसी भी चीज पर आ गया, अनएम्प्लॉयमेंट पर ही आ गया, या फिर कोई डिमोनेटाइजेशन पर ही आ गया, या फिर कोविड-19 पर ही कोई डिस्कशन हो गया, अगर उसकी डिटेल्स आपको पता नहीं है तो हाउ कैन यू कम्युनिकेट, आप कम्युनिकेट कर ही नहीं पाएंगे, है ना। तो आपको नॉलेज बेस बढ़ाना पड़ेगा। और वो कैसे आएगा, वो आएगा आपका रीडिंग से। कहां से आएगा, रीडिंग से आएगा, है ना। तो रीडिंग से आएगा। रीडिंग से कैसे आएगा, आप लोगों की जो सबसे बेकार आदत जो रिसेंट ईयर्स में डेवलप हुई है वो है ना पढ़ने की। यू ऑल डोंट वांट टू रीड, एक्चुअली नॉट स्टडी। स्टडी तो करते हो लेकिन आप रीड नहीं करना चाहते, है ना। पढ़ना कुछ नहीं चाहते हो, आप ये सोचते हो बस कोई हमें बता दे, दैट्स फाइन। लेकिन अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो कैसे, आपको ये आपने ये सुना भी होगा, जो रीडर्स होते हैं वही लीडर्स होते हैं, है ना। तो आप किसी भी लीडर से बात कर लेना, उनसे पूछ लेना कि वो कितनी किताबें पढ़ते हैं। बहुत ज्यादा किताबें पढ़ते हैं। कोई भी लीडर आपको आपको आपके मन में आ रहा है, आप जाके उसके बारे में सर्च करना, वो बहुत अच्छा रीडर होगा, वो बहुत सारी किताबें जरूर पढ़ता होगा, है ना। तो आपको रीडिंग की हैबिट बनानी है। अपने जो भी आपके जो भी आपके न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं, मैगजीन पढ़ना चाह रहे हैं, या आप अपने मोबाइल में ही देखना चाह रहे हैं, तो न्यूज़ को रीड करो। उससे आपके दो फायदे होंगे, आपकी कम्युनिकेशन भी अच्छी होगी और नॉलेज बेस तो आपका बढ़ ही जाएगा, है ना। तो नॉलेज बेस बढ़ाने के लिए, कम्युनिकेशन अच्छे करने के लिए आपको यू हैव टू रीड, रीड एंड रीड, ठीक है। तो रीड करिए, चीजों को पढ़िए, बुक्स भी पढ़ने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं है कि बस आपने जो सर ने बता दिया या जो हमने बता दिया बस वही हो गया, ऐसा नहीं है। आपको बुक्स पढ़ना भी आना चाहिए, है ना। तो ये दोनों चीजें डेवलप करेगा आपका, एक कम्युनिकेशन स्किल्स भी डेवलप करेगा और दूसरा आपका नॉलेज बेस तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। और सबसे अच्छी चीज आपका कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस तो ऑब्वियस सी बात है आपका बढ़ेगा ही, और ये ग्रुप डिस्कशन में बहुत ज्यादा देखा जाता है। कॉन्फिडेंस जो है ग्रुप डिस्कशन में बहुत ज्यादा देखा जाता है। जब ग्रुप डिस्कशन का सबसे पहले जब कोई सेशन लेता है तो वो यही देखता है कि दो चार ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रहे होंगे, कॉन्फिडेंस नहीं होगा उनमें, चुपचाप बैठे होंगे, तो उनको टारगेट करने को बोला जाता है कि उनको टारगेट कर दो, है ना। तो कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पर छलकना चाहिए कि हाँ भाई, कि ये बंदा कॉन्फिडेंट है, इसको मैं टारगेट नहीं कर सकता, है ना। तो ऐसे होता है।
तो आपको पता है, क्योंकि आपको एलिमिनेट करना है। आप अगर ऐसे ही करते रहेंगे, बोलते रहेंगे तो काम नहीं चलेगा, आपको जो है लोगों को एलिमिनेट भी करना है ना, क्योंकि इट इज ऑल्सो वन ऑफ द एलिमिनेटिंग राउंड। ठीक है, क्लियर हो रहा है सभी बच्चों को? तो ग्रुप डिस्कशन आपको इस तरीके से जो है टैकल करना है। ठीक है, चलिए, और इसमें जो रिजेक्शन रेट है वो आपका बहुत कम होता है। पिछले वाले में शायद मैं बताना भूल गया, पिछले वाले में इसमें रिजेक्शन रेट बहुत ज्यादा हाई होता है, और आपका इसको रिजेक्शन और टफेस्ट राउंड भी हम बोलते हैं, है ना। बहुत ज्यादा, आपको पता ही है रिटन टेस्ट में बहुत ज्यादा रिजेक्शन होता है ना। ठीक है, चलिए, तो इस चीज को आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो रिजेक्शन रेट इज लोअर। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब टेक्निकल इंटरव्यू के बारे में मुझे नहीं लगता आपको कुछ ज्यादा बताने की जरूरत है। सबसे पहले आपको जो भी कंसेप्ट आपको पढ़ाए जाते हैं, बेसिक प्रोसेसेस हैं, कोई भी चीजें हैं, कोई भी आपका सब्जेक्ट है, प्रोडक्शन है, आपका थर्मोडायनेमिक्स है, आरएसी है, ये सब आपको जो भी चीजें हैं प्रैक्टिकली आपको पता होना चाहिए, थ्योरेटिकल आपको पता होना चाहिए, बस दैट इज सफिशिएंट, है ना। तो ये चीज आपके लिए सफिशिएंट हो जाएंगी, बस इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। प्रैक्टिकल टेक्निकल नॉलेज, ठीक है, तो ये चीज आपस में क्लब है। ठीक है, तो इस चीज को आपको देखना पड़ेगा, है ना। तो प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिकल चीजें समझ रहे हैं तो आपको जो लर्न करने में, इंडस्ट्री में लर्न करने में आपको जो है बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एप्लीकेशन एबिलिटी, आप उसको अप्लाई भी कर पा रहे हो। आपने जो भी इक्वेशन पढ़ी है, क्या आप उसको अप्लाई कर पा रहे हो? तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए कि भाई मैं कैसे इसको अप्लाई कर सकता हूं। कोई इक्वेशन है, क्या मैं इसको अप्लाई कर सकता हूं कहीं? तो उसका एप्लीकेशन भी आपको पता होना चाहिए कि कहां मैं इस इक्वेशन को यूज कर रहा हूं। एज एन इंजीनियर यू शुड बी नोइंग ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, क्लियर है ना। और इसमें रिजेक्शन रेट इज वेरी हाई। ठीक है, इसमें आपका रिजेक्शन रेट बहुत हाई होता है, क्योंकि टेक्निकल, भाई कोर कंपनी है, आपके टेक्निकल स्किल्स को तो वो चेक करेगी। तो जितना भी आपको मेक इट इजी में पढ़ाया जाता है दैट इज मोर देन सफिशिएंट। बस आपको उसके जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, हालांकि प्रैक्टिकली हर चीज समझाई जाती है यहां पर। ठीक है, तो अगर आप चीजों को अच्छे से समझेंगे तो यू शुड बी एबल टू हैंडल एनी काइंड ऑफ टेक्निकल इंटरव्यू। ठीक है, अगर आप अच्छे से इस चैनल को फॉलो करते हैं तो आप किसी भी तरीके का टेक्निकल इंटरव्यू आप जो है आराम से क्रैक कर देंगे। ठीक है, तो मैं ज्यादा इस पर नहीं आऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अब हम एचआर इंटरव्यू। ये तो सिंपल एक फॉर्मेलिटी होती है, ज्यादा कुछ इसमें चेक नहीं होता है, एक तरीके की फॉर्मेलिटी है। क्या है, सबसे पहले इसमें एटीट्यूड चेक होता है। एटीट्यूड ऑफ द स्टूडेंट इज चेक्ड, है ना। स्टूडेंट का एटीट्यूड चेक होता है कि भाई एटीट्यूड उसका क्या है ना। नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेशन स्किल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपकी यहां पर चेक होगी। और प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि किसी सिचुएशन में आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, है ना। तो कुछ क्वेश्चंस हैं एचआर के, उसको हम कभी और डिस्कस करेंगे, है ना। जैसे कि गैप से रिलेटेड होता है, आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है ना। तो कई बार सुनने में तो बड़े इजी क्वेश्चन लगते हैं ये, लेकिन जब आप फेस करते हो ये क्वेश्चन, उस टाइम पर आप क्या हो जाते हो, ब्लैंक हो जाते हो, है ना। और आप उस टाइम बता नहीं पाते हो चीजों को, है ना। तो आपको प्रॉपर हम आंसर्स बताएंगे कि किस तरीके से आपको टैकल उसको करना है ना। तो इस टाइप के जो कॉमन क्वेश्चंस हैं उनको भी हम आगे जो सब्सिक्वेंट सेशन होंगे हमारे, उनको जो है हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी, कि भैया बंदे में फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब वो ऐसा तो नहीं है कि हाँ एक ही चीज है, हाँ यार बस मैं तो इसी चीज पे काम करूंगा वरना नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। कुछ फ्लेक्सिबल बंदा होना चाहिए। और एथिक्स और कमिटमेंट, ये तो इंपॉर्टेंट है ही भाई, उसके एथिक्स कैसे हैं और कमिटमेंट उसका सही है या नहीं है, इस चीज को भी हम एचआर इंटरव्यू में चेक करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप समझ में आ रहे हो, आपको समझ में आ रही है ये चीज, है ना। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर आपका वेरी लो रिजेक्शन रेट है, ऑलमोस्ट निल। बहुत कम ऐसा होता है कि एचआर इंटरव्यू में कुछ ज्यादा ही ब्लंडर आपने कर दिया या कुछ गलत ही बोल दिया,
तभी आप एचआर इंटरव्यू से बाहर होते हो, अदरवाइज आप उससे बाहर नहीं हो सकते, ठीक है। वंस यू आर क्वालिफाइड टेक्निकल इंटरव्यू देन यू विल बी गेटिंग द जॉब, ठीक है, दैट्स फॉर श्योर, आई थिंक ऑलमोस्ट 90%, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब दोबारा से उस क्वेश्चन को समझते हैं कि व्हाट इंडस्ट्री एक्सपेक्ट। अब हमें पूरा पता चल गया, प्रोसीजर हमें पता चल गया, सारी चीजें हमें पता चल गई कि भैया उनको क्या क्या चाहिए, उनका क्या प्रोसीजर होता है। अब हम समझते हैं अब हमें क्या क्या चीजें, अब जो है इंडस्ट्री को क्या क्या चीजें चाहिए। सबसे पहले जो हम पहले मिस करे थे वो है आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। कम से कम 60 to 65% आपके होने ही चाहिए, ठीक है, 60 to 65%, क्योंकि बहुत सारी कंपनी अगर, तो आप ऑलमोस्ट 80% जो है कंपनी, ठीक है, 80% कंपनी जो है आपको ले लेंगी, ठीक है, 80% कंपनी आपको ले लेंगी अगर आपके 60 to 65% मार्क्स हैं, ठीक है। थ्रो आउट की बात कर रहा हूं मैं, एवरेज, ठीक है। आपको थ्रो आउट अगर आपको 60 to 65% है तो आपको जो 80% कंपनी जो है, ये आपका उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। तो आपने देखा भी होगा कॉलेज कैंपस में, आप जब रहे होंगे तो आपने देखा भी होगा, है ना। तो इनका ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, तो इतना तो आपको मेंटेन कर कर चलना है, उन बातों पर नहीं जाना है कि ये मार्क्स आर जस्ट नंबर्स और ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि भाई पर्टिकुलर आपने जब एक थ्रेशोल्ड तय कर रखा है तो आप फिर इन बातों का कोई मतलब नहीं रह जाता है ना, कि कोई ड्रॉप आउट होता है, उनके मार्क्स नहीं होते हैं, तो वो लाखों में एक होते हैं, आप लाखों में एक थोड़े ना हो, है ना, आप लाखों में एक नहीं हो, आप तो लाखों में, आप देखे ना मैंने कितने सारे इंजीनियर आपको दिखाया ना, हमने कितने सारे इंजीनियर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो आप लाखों में एक नहीं हो, आप लाखों हो, है ना। तो इस चीज को आपको समझना है। तो 60 to 65% आपको मिनिमम मेंटेन रखना है। अगर आप 80% तक स्कोर कर पाते हैं तो ऑलमोस्ट आप सभी कंपनीज में जो है एलिजिबल रहोगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप 60, 65, 70 तक स्कोर कर रहे हो 80% कंपनीज में यू विल बी एलिजिबल, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। जो बच्चे थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर में है तो अपनी परसेंटेज पे थोड़ा सा वर्क करें, ध्यान दें कि अगर उनके पास चांस है बढ़ाने का तो उसको बढ़ाने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए लर्निंग एबिलिटी। लर्निंग एबिलिटी ऑब्वियस सी बात है, बार बार मैं उसको बता चुका हूं कि भैया एबिलिटी टू लर्न तो बच्चे में होना ही चाहिए। फील फॉर नंबर्स, आपको पता है मैथमेटिकल एप्टीट्यूड होना चाहिए, सेंस ऑफ एनालिसिस होना चाहिए, प्रैक्टिकल टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, प्रैक्टिकल आपको पता होना चाहिए कि भाई ये कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है ना, चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आपको चीज़ें पता नहीं चल रही हैं तो फिर आप किस तरीके से काम करोगे इंडस्ट्री में, है ना। तो प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आपको क्या है ना, लैब्स में अच्छे से काम करना है। जब आप जो भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज अपनी लैब्स को मजे में ना लें, है ना। आप लोग क्या करते हैं कि उनमें बस हाँ ठीक है यार, प्रैक्टिकल उतार लिया, प्रैक्टिकल कर लिया हमने, बस दैट इज सफिशिएंट फॉर मी, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको प्रैक्टिकली सारी चीजें देखनी है कि भाई कौन सी चीज कहाँ हो रही है, और आपको क्वेश्चन पूछने हैं, टीचर्स से पूछना है, सर ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है। अरे भाई आप इतनी फीस दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो आपको पूछना पड़ेगा ना सारी चीजें। ये थोड़ा ना कि आप आराम से हाँ चलो ठीक है ना यार बाद में हम कोचिंग कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन पूछने चाहिए, लैब में ही पूछने चाहिए, क्योंकि लैब आपको कहीं नहीं, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड नहीं कराएगा, है ना। तो आपको कॉलेजेस में ही ये चीजें डेवलप करनी पड़ेंगी, ये चीजें पूछना आना चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कम्युनिकेशन स्किल एंड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। भाई देखो आपको सबको पता है कि इंग्लिश कितनी इंपॉर्टेंट है रियली में। अब एज एन इंडियन हम चाहते हैं कि हिंदी हो, बट अनफॉर्चुनेटली हमने सारा चीज इंग्लिश में पढ़ा है, सब कुछ हम अपना सिलेबस भी इंग्लिश में पढ़ते हैं, और यहाँ पर इंग्लिश को बहुत ज़्यादा माना जाता है ना। हमारे इंडिया में माना जाता है, भाई माना जाता है तो हमें भी, हम ऐसा तो है नहीं आउट ऑफ द बॉक्स आके कुछ कर लेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हमें थोड़ा अपनी इंग्लिश पर काम करना पड़ेगा, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल फ्लुएंट हो जाओ, अपना ठीक है कि इतना होना चाहिए कि आप जो है सामने वाले को इंग्लिश में जो है समझा सको आप क्या कहना चाह रहे हो, बस इतनी इंग्लिश आपको जरूर आनी चाहिए,
है ना, कि सामने वाला ऐसा ना हो कि उसको समझ ही नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हो, है ना। तो ये चीज आपको समझनी है। अगर आप अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहे हो, चीजों को समझा पा रहे हो अच्छे से, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको कोई भी जो है अच्छी जॉब दे देगा, है ना। ठीक है, तो एज एन इंजीनियर आपको ये स्किल बिल्कुल डेवलप करनी है, और टीम स्किल्स आपको चाहिए, और एडेप्टेबिलिटी ये होनी चाहिए, एंड ग्लोबल आउटलुक होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि यार मैं दूसरे कल्चर में तो जाऊंगा नहीं, अगर मुझे इस कंट्री में कोई कंपनी भेज रही है कि यार यहाँ चले जाओ, आप जाने को तैयार नहीं हो, आप कह रहे हो नहीं सर मैं तो नहीं जाऊंगा वहाँ पे, है ना। ऐसा नहीं होता है। आपको एडेप्टेबिलिटी भी होनी चाहिए कि आप किसी भी एनवायरनमेंट में, किसी भी कल्चर में आप जो है अडॉप्ट हो जाओ। ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि भाई इंडस्ट्री को क्या चाहिए, है ना। तो इन चीजों पर यदि आप ध्यान दोगे तो आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चल नेक्स्ट चलते हैं फिर। अब सोल्यूशन क्या है सर, आपने सारी चीजें बता दी, प्रॉब्लम भी बता दिया, तो आपको सोल्यूशन भी तो बताना पड़ेगा, ऐसे कैसे होगा, है ना। तो सोल्यूशन भी है हमारे पास, मेक इट इजी में सब कुछ आपको मिलेगा, है ना। सोल्यूशन भी मिलेगा, और अब आने वाले समय में हम इस पर बहुत ज्यादा काम करने वाले हैं, है ना। आपकी जो स्किल्स के ऊपर हम बहुत ज्यादा काम करने वाले हैं, आपको अच्छी अच्छी स्किल्स प्रोवाइड कराएंगे, आपको पूरा प्लान देंगे कि आपको किस तरीके से चीजें टैकल करनी है ना। तो अगर आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे तो फिर आपको बहुत बहुत जो है आसानी हो जाएगी कोई भी इंटरव्यू फेस करने में। ठीक है, चलिए तो सोल्यूशन क्या है, सबसे पहले सोल्यूशन पर चलते हैं। एप्टीट्यूड में आपको क्या करना है, यूज द राइट रिसोर्स। भाई टेक्निकल के लिए तो हमारा मेक इट इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, टेक के लिए क्या है, MIE। ठीक है, MIE है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपको एप्टीट्यूड के लिए करना है, मैथमेटिक्स वाले के लिए, ठीक है, इसको मैं एप्टी लिख देता हूं, इसमें आपको कोई राइट सोर्स देखना पड़ेगा, है ना। बहुत सोर्सेज अवेलेबल हैं, आप आराम से सिंपल सिंपल कोई भी सोर्स जो है ले सकते हो। ठीक है, तो ये देखो सामने लिखा हुआ है, राइट सोर्स आपको जो है यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी राइट रिसोर्सेज आपको लेने पड़ेंगे, ऐसा नहीं कि किसी पर भी चले जाओ, है ना। और उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, आप जो है आराम से जो है ये एग्जाम जो है क्रैक कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, GD और HR इंटरव्यू। GD के लिए आपको कम्युनिकेट एज मच एज पॉसिबल विद द प्रोफेशनल। ठीक है, जो भी प्रोफेशनल हैं उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करिए, आपस में कम्युनिकेट करिए, और जो प्रोफेशनल्स हैं उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करिए, और बिल्कुल भी घबराइए नहीं। आपको थोड़ा सा बेशरम होना पड़ेगा, है ना। ये नहीं है कि अगर यार यार तूने तो ये वर्ड ऐसे प्रोनाउंस कर दिया, कोई बात नहीं यार, यू आर एन इंडियन, आप इंडिया के हो, तो आप कैसे मतलब अंग्रेजों की तरह बोल लोगे, नहीं बोल पाओगे भाई, बिल्कुल नहीं बोल पाओगे, बट यू शुड बी करेक्ट, है ना। आपको जो है ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, मतलब यू डोंट नीड टू प्रिटेंड लाइक क्या ना ब्रिटिशर। तो आपको जो है ब्रिटिशर की तरह प्रिटेंड करने की कोई जरूरत नहीं है ना, कि बिल्कुल उसी एक्सेंट में बोलूंगा मैं भाई, नहीं, तो ऐसा कुछ कोई जरूरी नहीं है। लेकिन आप ग्रामेटिकली सही होने चाहिए, आप ठीक से बोलने चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट आप कॉपी नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो आपकी भाषा ही नहीं है तो आप कैसे वो कर लोगे इसको, है ना, कॉपी नहीं कर सकते। तो कम्युनिकेट एज मच एज पॉसिबल, आपके जो प्रोफेशनल्स हैं साथ में उनके साथ आपको कम्युनिकेट करना है। और क्या करना है, आपको बुक्स पढ़नी है भाई, बुक्स बिल्कुल मस्ट हैं। ये किस लिए है, आपका जो नॉलेज बेस बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो बुक्स आपको पढ़नी पड़ेंगी, मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स। ठीक है, मोबाइल में कर लीजिए, मोबाइल में ऐप आते हैं बहुत अच्छे अच्छे, आप उनको डाउनलोड करिए और उनको जो है आप यूज करिए और अच्छे से उनको पढ़िए, बहुत ज्यादा आपको फायदा होने वाला है ना। तो इस तरीके से आप अपडेट रहेंगे, हर चीज से अपडेट रहेंगे, और आप कहीं भी जो है किसी भी टाइप के इंटरव्यू को फेस करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। ठीक है, क्योंकि आप ये नहीं कर सकते कि मैं एक रात पहले GD की तैयारी कर लूं, कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। एक रात पहले किसी GD की तैयारी नहीं होती। GD की तैयारी हमेशा आपके नॉलेज बेस पर डिपेंड होती है। अगर आपका नॉलेज बेस अच्छा है तो आप बड़े आसानी के साथ
जीडी को क्रैक कर सकते हो, उसमें जो है सफल हो सकते हो। ठीक है, तो आपको नॉलेज बेस बढ़ाना है, न्यूज़पेपर पढ़ने हैं, मैगजीन्स पढ़नी है। ठीक है, मैगजीन अच्छी वाली मैगजीन्स पढ़नी है, ये नहीं है कि जाके बॉलीवुड वाली कोई खरीद लाए, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अच्छी मैगजीन्स पढ़नी है, जैसे कि आपका ऑटोमोबाइल की इतनी अच्छी मैगजीन्स आती हैं, है ना। ठीक है, तो इस तरीके की मैगजीन्स पढ़ो जिसमें नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में मतलब दिया हुआ होता है। ठीक है, तो आप इस चीज को कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका टेक्निकल, तो आपको पता ही है क्या करना है, लेकिन उसमें मैं आपको 2-3 चीजें, बाकी आपको जो भी यहाँ पर पढ़ाया जाता है दैट इज मोर देन सफिशिएंट, लेकिन उसके साथ आपको क्या करना है बच्चों, प्लीज इस चीज को ध्यान से समझना, आप लोग ये चीज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मैं भी कई सालों से बच्चों के साथ जुड़ा हुआ हूं, तो बच्चों ने ये चीज रियली में छोड़ दी है। क्या? जो आपको बुक रीडिंग बिल्कुल छोड़ दी है, नहीं पढ़ना चाहते, और पढ़ते भी हैं तो बिल्कुल जो स्पेसिफिक एग्जाम स्पेसिफिक बुक्स होती हैं उनको पढ़ते हैं। ऐसा नहीं करना है, हमेशा इंटरनेशनल ऑथर की बुक्स पढ़नी है आपको। किसके लिए? कॉन्सेप्ट्स के लिए। ठीक है, अगर आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं तो आप इंडियन ऑथर की बुक्स पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करने हैं तो आपको इंटरनेशनल ऑथर की बुक पढ़नी पड़ेगी, है ना। जैसा कि आपको पता ही है, जैसे हम सेंजल पढ़ते हैं, सेंजल में थर्मोडायनामिक्स कितनी अच्छी गिवन है ना। अगर आप एक बार पढ़ के देखोगे तो आपको रियलाइज होगा, है ना। इनक्रोपेरा एंड डेविड आपका किसकी है? हीट एंड मास ट्रांसफर की है ना। तो अगर आप चाहोगे तो एक बुक लिस्ट भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन आजकल बच्चे बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहते, है ना। तो आपको इस चीज पे फोकस करना पड़ेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, प्रोजेक्ट एंड इंटर्नशिप। भाई देखो, आपको प्रोजेक्ट्स में लगना पड़ेगा, है ना। जैसे कि कोई एमटेक कर रहा है, पीएचडी कर रहा है, उनके साथ लगे कि भैया हमें भी अपने साथ लगा लीजिए, तो हम कुछ सीख पाएंगे, है ना। तो आपको इस तरीके से प्रोजेक्ट्स में लगना पड़ेगा। इंटर्नशिप में जाओ, आप जब इंटर्नशिप के लिए जाते हो तो आप कुछ नहीं करते हो, वहां पे मस्ती करके आ जाते हो, तो उसको आपको सीरियसली करना है। अगर आप सीरियसली करोगे, जो भी बच्चे अभी मतलब इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो प्लीज इस पर ध्यान दें, है ना। आप मस्ती के लिए मत जाओ, अच्छे से उसको करो और उसको जो है वहां से नॉलेज लेकर आओ, समझो चीजें कि वहां पर क्या क्या हो रहा है। ठीक है, देन यू कैन अप्लाई ऑन योर सिलेबस। मतलब आपका सिलेबस जब आप देखोगे कि हाँ यार ये चीज तो मैंने जो है पढ़ी थी यार, है ना, अपने सिलेबस में अप्लाई कर सकते हो उसको कि यार मैंने, अच्छा ये मैं लेथ की ये चीज देख के आया था, अच्छा ये तो मेरे सिलेबस में भी है। तो जब आप उसको कनेक्ट करोगे ना तब आपको मजा आएगा, है ना। तो चीजें देखो फिर उसके बाद उसको कनेक्ट करो तो आपको बड़ी आसानी हो जाएगी समझने में, है ना। ठीक है, क्लियर हो रही है ये बात। नेक्स्ट है आपका प्रोफेशनल सोसाइटी मेंबरशिप लाइक ASME, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंडियन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और आपका है ये SAE, ठीक है, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स। ठीक है, तो इन सोसाइटी को आपको ज्वाइन रियली में कर लेना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा मिनिमम चार्ज मांगते हैं ये लोग। ठीक है, तो अगर आप इनको ज्वाइन कर लेंगे तो आप जो है अच्छे लोगों के साथ जो है कनेक्शन में रहेंगे। ठीक है, और बल्कि मैं तो कहूंगा कि आप अपनी लिंक्डइन पर भी प्रोफाइल बना लीजिए। ठीक है, तो आपकी जो ड्रीम कंपनीज है वहां पर काम करने वाले लोगों के साथ आप कनेक्ट हो जाओगे, है ना। तो ये चीजें आप करो, आलतू फालतू चीजें भी तो करते हैं ना, तो इससे अच्छा हम ये चीज कर लें, ना। ठीक है, तो ये पूरा आपका सोल्यूशन था। तो आपको पूरी तरीके से इंडस्ट्री के लिए रेडी रहना है। ऐसा नहीं है, व्हेनेवर यू आर हैविंग एनी अपॉर्चुनिटी यू शुड बी एबल टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, है ना। अगर आप वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर पा रहे हैं तो फिर तो बल्ले बल्ले है आपको, फिर तो प्रॉब्लम होनी नहीं, फिर तो मजा आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये चीजों के लिए आपको काम करना पड़ेगा, अपने आप पे काम करना पड़ेगा, और इन स्किल्स को किसी तरीके से आपको जो है अपने अंदर लाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, चलिए बेटा फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।